मैं तकिया ले लूँ? तकिया ले लूँ? तकिया क्यों चाहिए तेरे को? वो पेट छुप जाएगा इससे। मैं भी लूंगा फिर। एक जमाने में माइम करता था मैं। अच्छा। जब चॉकलेट नहीं है जैसे खोला ऐसे करके खाली है, पता नहीं चला ऐसे करके। FTI की एक फिल्म की है, पीपली लाइफ फिल्म की है, राउडी राठौर, हैप्पी भाग जाएगी, क्रिश 3, 3 एक फिल्म आई थी वो की है, जीरो की है, अतरंगी रे की है, कैडबरी 5 स्टार। इतने आप वायरल हो गए, कैसे ये हुआ? तो आप संदीप को देखिए, इसके चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसकी वीडियोस देखिए। ये बहुत टैलेंटेड है, अंदर बहुत भरा है इसके, तो उसको बाहर निकालिए और बस एंजॉय करिए, इसके वीडियोस देखिए। थैंक यू सो मच। थोड़ा पीछे से लेना, समझ रहा है, तो अपना वो थंबनेल मिल जाएगा। हेलो सर। सर आपको कहीं देखा है? हाँ देखा होगा। हाँ। सर कहाँ देखा है सर? नहीं देखा। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि देखा है, तो अब बोल रहे हो नहीं देखा है। देखा होगा कहीं। हाँ सर, सर वही तो कह रहा हूँ सर, कहाँ देखा है सर? बताइए ना सर, कहाँ देखा है सर? नहीं देखा। सर ये लीजिए सर, ये आप 5 स्टार खाते हैं तो आप भूल जाते हैं सर। अभी बोल रहे देखा है, कभी बोल रहे नहीं देखा है सर। इन्होंने भी देखा है ना आपने? तो सर आप बता क्यों नहीं रहे कहाँ देखा सर आपको हमने? अरे झूठी है, मत खाना। नहीं मैं नहीं, कहाँ देखा है भाई इनको यार, याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? 5 स्टार इनको कहीं देखा है, ये खा के खो गए ये। मास्टर जी, पिताजी की पतलून एक बिलांग छोटी कर दो। बीए कर रही हैं, 30 ले लो। अरे ये रमेश है सर ने। अरे सर अरे सर भाईजान हम सोच तो रहे थे मास्टर जी, लड़के वालों की तरफ से। पिताजी की पतलून एक बिलांग छोटी कर दो। हाँ ये ले। बात करके देख लो। 10 ले लियो। रमेश, सुरेश, जनाब करते क्या है? मास्टर जी, पिताजी की पतलून एक बिलांग छोटी कर दो। अरे आ गए, क्या बिल्डिंग है भाई। अरे रमेश क्या घर है भाई। भैया मैं कह रहा, अरे भैया फाक कर देना इसको। पार्किंग यस। ठीक है। पार्किंग गाड़ी चलाना आता है क्या करे, सुनना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, हम इतने पार्किंग करके आते हैं, आप इतने इंट्रो देख लो। भैया जो आज के हमारे मेहमान हैं, जो कलाकार हैं, जो दे रहे अपने कल को आकार है, वो एक बेहतरीन कलाकार है। वो क्या नहीं करते, वो सब करते हैं, सब आता है उन्हें। वो एक्टिंग करते हैं, वो एक्टिंग ही करते हैं। हाँ भैया वो फुल टाइम एक्टर हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत की जबलपुर से, रामलीला और नौटंकी से। उसके बाद जबलपुर की संस्था विवेचना, हबीब तनवीर साहब के साथ काम किया, महमूद फारूकी साहब के साथ काम किया, दास्ताने गोई किया। वो बहुत कुछ कर रहे हैं भाई। उसके बाद मुंबई में आने के बाद अपनी एक्टिंग का परचम लहरा रहे हैं। तो बुलाते हैं हमारे आज के गेम चेंजर, प्लीज वेलकम राणा प्रताप सिंगर। हेलो भैया, क्या हाल है आपके? बढ़िया। सेलिब्रिटी है ना, करना पड़ता है। सर इंटरव्यू। अच्छा ऐसे बात करनी है। हाँ अबे पूछ। हाँ तो देखो भैया, बहुत सारा मजाक हो चुका है, बहुत सारी मस्ती हो गई है, हम थोड़ा सीरियस बात कर लेते हैं। अब इंटरव्यू को शुरू करते हैं। तो हमारे साथ हैं हमारे बड़े भैया राणा प्रताप सिंगर। हेलो भैया, अब तो मिला लो हाथ प्लीज। कैसे हो आप? घर के अंदर है, चश्मा तो उतार ले यार। ओह सॉरी। कैसे हो भैया? पूछ रहा था? कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा कैसा लग रहा है? मॉनसून कैसा लग रहा है आपको?
मानसून में तो पानी गिर रहा है, अच्छा है। पानी गिर रहा है, बारिश, मतलब बारिश से प्यार आपको? बारिश अच्छी लगती है? अच्छी लगती है, कितनी अच्छी लगती है? मतलब भीग जाओ, कितना भीग जाओ मतलब? पूरा भीग जाओ। और जिनको बारिश पसंद नहीं है वो इलाज कराएं, क्यों नहीं भीग रहे। बिल्कुल सही बात है। ये मैसेज दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, और स्पेशली उन लोगों को जो जानते हैं, जो देख रहे हैं, वो समझ सकते हैं मेरी बात को, मैं किन के बारे में कह रहा हूं कि अपना इलाज कराओ, बारिश अच्छी होती है ना भैया? लेकिन ज्यादा बारिश अच्छी, ज्यादा अब दुनिया में किसी भी चीज की अति और कमी दोनों ही बुरे हैं, बुद्ध ने कहा है। इसीलिए ध्यान देखो, हमारी मस्ती मस्ती में भी बहुत ज्यादा काम की बातें हो जाती हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। शुरुआत करते हैं भैया, शुरू से शुरू करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपनी जर्नी पे, मतलब बेसिकली आप जबलपुर से हैं, जबलपुर से मुंबई का सफर कैसा रहा, क्या क्या चीजें हुई उसके अंदर, क्या स्ट्रगल था आपका मुंबई तक आने का, और क्या क्या चीजें हुई, थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा हल्का सा प्रकाश डालिए। और हम चाहते हैं कि ये जनता, जनार्दन, ये पब्लिक, ये ऑडियंस जाने आपकी कहानी के बारे में। पहली बात तो ये कि मैं बम्बई आना ही नहीं चाहता था। वो उसका ये है कि मुझे बम्बई के बारे में मालूम ही नहीं था कि कैसे आया जाता है। वो तो मैं जब भोपाल गया, जब हबीब साहब के पास, तब जाके पता चला कि अरे बम्बई में भी एक्टिंग और सारी चीज़ें जाके एक बार किया जा सकता है। मैंने ठीक है। तो फिर मैं 2006 में जबलपुर से बम्बई आना हुआ मेरा। तो वहाँ तो पहले नौटंकी, रामलीला, फिर विवेचना एक बहुत बड़ी संस्था है, उनके साथ काफ़ी थिएटर किया, काफ़ी सारे नाटक किए, नुक्कड़ नाटक, फिर गाना बजाना, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर लगा कि अब कुछ और आगे जाना चाहिए। तो फिर हबीब साहब का नाम सुना, तो हबीब तनवीर जी के यहाँ भोपाल में आया। वहाँ तकरीबन 5-6 साल काम किए। उनके साथ काम करते करते मुझे जर्मनी जाने का मौका मिला, वहाँ पे अगर बाज़ार के शो किए। फिर बाद में वहाँ पे भी अब लगा कि अब ठीक है, अब हो गया थिएटर, थोड़ा सा इससे क्या कमाई की जा सकती है एक्टिंग से। तो फिर मैं, सब दोस्तों ने बोला जाओ जाओ। तो सब दोस्तों ने, जब यहाँ पे थे बहुत सारे दोस्त, हम भी आ गए मुँह उठा के। तो बस 2006 में जो है यहाँ पे आए। और आते ही ऐसा तो नहीं कि आपके लिए बम्बई ऐसे बाहें पसारे कि आज का बादशाह तू, ऐसा वाला था नहीं मामला। फिर वही चीज़ें जो नॉर्मल सब लोग करते हैं, नगरी नगरी द्वारे द्वारे जाके अपनी फ़ोटो देते हैं, वो सब करते हैं। तो हम भी कर रहे थे, सब कर रहे थे। और कहाँ पे कौन सा दरवाज़ा खुल जाए आपके लिए, कौन सा काम आ जाए, तो वही रोज़ की दौड़ जो है कि हर जगह जाओ, अपनी फ़ोटो दो और ऑडिशन दो, फ़ोटो दो, ऑडिशन दो, लोगों से मिलो, दोस्ती यारी बनाओ, अपना ग्रुप बढ़ाओ। ये सारी चीज़ें, ये जो प्रोसेस है बम्बई की, एक नॉर्मल सी प्रोसेस है। बस ये रहा, बम्बई आ गए। बम्बई आ गए तो फिर कुछ दिनों बाद बम्बई ने बोला कि बस तू यहीं रुक, हो गया तेरा। तो जैसे कि आपने बताया कि आप जबलपुर से मुंबई का सफ़र कैसे आए, क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या काम किया आपने, तो फिर आपने बताया कि मुंबई ने मुझे बोला कि रुक जा, अब मत जा। पहला काम क्या था, मतलब वो क्या काम था जिसने आपको रोक लिया मुंबई में? पहला काम मेरा एक ऐड था छोटा सा, मुंबई मिरर करके एक न्यूज़पेपर आता, अच्छा, अखबार, तो उसका ऐड था। तो उसमें मुझे चर्च गेट में वो जो फाउंटेन है वहाँ पे मुझे एक दीवार को पेंट करना था। अच्छा, और वो ऐड के अंदर, वो ऐड के अंदर हाँ। और कैमरा बहुत दूर लगा था, मुझे समझ में नहीं आया कैमरा लगा कहाँ। तो मैं बहुत डरा हुआ था कि अब पेंटर, पूरे कपड़े पेंटर के थे, वैसे डांगरी जैसे था, उसमें कलर वाला लगा हुआ था, और बस मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी थी, दैट्स इट। अच्छा। बस उतना ही था। उसके लिए सुबह 6 बजे बुला लिया और शूट हुआ मेरे शाम को 4 बजे। अच्छा, तो सुबह से लेके हम लोग वैनिटी में बैठे बैठे रहे। तो वो मेरा पहला काम था और लगा कि यार ये तो अच्छा है, मतलब पहले काम में आप आते ही साथ आपको एक ऐड मिल गया। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं मिला, मतलब काफ़ी लंबा गैप था उसके बाद। कितना लंबा गैप था? कुछ नहीं कह सकते, मतलब आई थिंक 6 महीने, साल भर। 6 महीने। तो उस तरह से काम नहीं मिलता था जैसा मुझे चाहिए था। तो फिर बाद में छोटी छोटी चीज़ें शुरू हुई। उसके बाद ये कैडबरी 5 स्टार। हाँ भैया, कैडबरी 5 स्टार है। अब भैया ने बात कर ही दी है कैडबरी 5 स्टार की, तो हमें इसके बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करनी थी। कैडबरी 5 स्टार
मैं भैया बता सकता हूं गारंटी के साथ, आप लोगों ने कोई दूसरा ऐड देखा हो या ना देखा हो, लेकिन कैडबरी 5 स्टार का ऐड जरूर देखा होगा। अरे रमेश, अरे सुरेश, पिताजी की पतलून एक बिलाल चड्डी करता। जो ये ऐड है, एक तो मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूं पर्सनली भी, तो मैं आराम से बैठना चाहता हूं। तो मैं तकिया ले लूं, तकिया ले लूं, तकिया क्यों चाहिए तेरे को? वो पेट छुप जाएगा इससे। मैं भी लूंगा फिर। ठीक है, तो विस्तार से चर्चा करते हैं। तो भैया थोड़ा सा मतलब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा नहीं, इसके बारे में अच्छे से बताओ कि ये जो ऐड थी, ये इतनी फेमस हुई ऐड कैडबरी 5 स्टार, इतने आप वायरल हो गए कि जब मैं आपको जानता नहीं था और तब से मैं आपको जानता था, देखा जाए तो मैं देखता था कि मतलब कमाल, मतलब वो जो आपका एंट्री थी वो चॉकलेट खा के वो ऐसे करना, मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं आज राणा भैया के सामने बैठ के इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। इसके बारे में बताइए कि कैडबरी 5 स्टार कैसे ये हुआ। ऑडिशन चल रहा था श्री जी में। अच्छा, तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने लगा ऑडिशन है क्या? हाँ आ जाओ, यहाँ कुछ अतरंगी से लोग चाहिए हैं यार, तो तू देख ले, तू कहाँ नहीं फिट हो रहा है तू। ठीक है, फिर भी मैं गया ऑडिशन देने। देखा भीड़ लगी हुई है वहाँ पे, भीड़ लगी है, हर आदमी को वो कास्टिंग डायरेक्टर जो देख रहा है, तू फिट नहीं है, तू फिट नहीं है, डांट रहा है सबको। ऐसे मेरे पास आया, तू फिट नहीं, तू भाग यहाँ से। अच्छा आपको बोला? हाँ, मैं फिट नहीं हूँ, मैं बाहर आ गया। ठीक है, फिर दोस्तों में बाहर तो वो कुछ यार अतरंगी से लोग चाहिए वहाँ। मैंने ऐसा भी कौन सा ऐड बना रहा है अतरंगी से लोग चाहिए। मैं आ गया, दूसरे दिन मैं फिर गया, तो उसने फिर वो जो कास्टिंग डायरेक्टर था वो देख रहा, नहीं तू फिट नहीं है, तू फिट है, तू अंदर जा, तू नहीं फिट है। ये मेरे पास आया, भाई तेरे को मना किया ना यार, तू फिट नहीं, तू जाना है, क्यों रोज रोज आता है? ठीक है, और सबको लेके आया, वो अंदर चला गया स्टूडियो में। तो स्टूडियो से फिर क्या है, वो दरार थी, तो उसमें हम लोगों ने देखा दरवाजे को, उससे क्या चल रहा है, तो पता चल रहा है कुछ विग लगाया है कुछ लोगों ने, और वो ऑडिशन चल रहा है। और ठीक है भाई, अपनी किस्मत में नहीं है तो क्या है, चलो। तीसरे दिन ऐसे ही रात में ख्याल आया कि क्यों ना कुछ अतरंगी से बन के जाया जाए। जब नॉर्मल जा ही नहीं रहे, वैसे फिट नहीं हो रहे, कैसे जाएंगे? ठीक है, तो दूसरे दिन फिर मैंने वो नज़र वाला चश्मा, ऐसा तेल और चुपड़ के पानी वानी लगा के ऐसे चंपू बन के बेहतरीन रहा। तो और फिर बाद में मैं एक अजीब सी टी शर्ट ऊपर से शर्ट डाल ली और गया, और ऐसा बेवकूफ़ टाइप से बैठा रहा वहाँ पे। तो वो फिर कास्टिंग देख, हाँ तू फिट नहीं है, तू फिट नहीं है, मेरे पास आया, बता बोले तेरे को मना किया था ना तू फिट नहीं है। मैंने, मेरा भाई था वो, बोला हाँ तू फिट है, तू जान दे जा। तो मैं चला गया अंदर। हाँ। और फिर बोला कि हाँ तो देखो ये करना है, वो करना है, और पहला नंबर मेरे ही था। अच्छा। तो उसने बोला देख तेरे पास टाइम नहीं है, एक बार समझाऊंगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करना मेरा, मैं एक ही बार टेक लूँगा, गलत हुआ तेरी किस्मत और जो कुछ नहीं। ठीक है, तो उसने बताया। तो एक ज़माने में माइम करता था मैं। अच्छा। कि चॉकलेट नहीं है, जैसे खोला ऐसे करके, खाली है पता नहीं चला ऐसे कुछ करके, तो वो मैंने किया। तो वो चॉकलेट खोलना और नीचे से गायब होना ऐसे। तो पहले तो उसको बुलाओ ना प्लीज करके, बताओ ना प्लीज प्लीज। नहीं, तो पहले रमेश सुरेश नहीं था। अच्छा। पहले 3 लोग थे। अच्छा। उनके नाम नहीं थे। अच्छा। एक पहले जब ऐड बना था, इसमें एक नीचे से गायब होता है, एक ऊपर से गायब होता है, पूरा गायब हो जाता है। अच्छा। तो उसमें मेरी किस्मत ये थी कि एक पूरी चॉकलेट खाता है, वो पूरा गायब हो जाता है, उसमें मैं नहीं हूँ। अच्छा। एक जो आधी चॉकलेट खाता है वो ऊपर से गायब होता है, उसमें मैं नहीं हूँ। तो एक जो आधी चॉकलेट खाता है वो नीचे से गायब होता है। तो लास्ट तक मैं फ्रेम में था। फ्रेम में मैं अपने आपको मना रहा था कि अगर ऐसा बन रहा है तो मैं लास्ट तक बचूं फ्रेम में। तो वो ऐसा हुआ कि मैं लास्ट तक बच गया और लास्ट में आधा गिर जाता हूँ ऐसे। अच्छा। तो वो मेरा फर्स्ट ऐड था। तो उसमें ऑडिशन में यही हुआ कि उसने बोला एक चॉकलेट है, वो तुमको खोलना है रैपर, और आधा खाना है और आधा गायब होना है। अच्छा। तो भाई ऐसे कैसे करेगा इंसान कि दिख नहीं रहा है। तो खैर वो माइम मैंने किया था। तो ऐसे चॉकलेट खोला, वो फील किया वो, और ऐसे करके तो कुछ किया मैंने गायब। तो उसको लगा कि हाँ नीचे से गायब हो गया। क्योंकि नीचे की मेरी बॉडी जो बड़ी थी वो स्टिल हो गई थी। तो बोले ठीक है, बोलते हाँ मतलब हो गया, बात आई गई, हो गई, ऑडिशन हो गया, सब कुछ हो गया। तकरीबन 500 लोगों ने ऑडिशन दिया। बाप रे। 6 दिन ऑडिशन चला।
फिर पता चला कि 80 लोग शॉर्ट लिस्टेड हैं उसमें। अरे भाई। और तो उस शॉर्ट लिस्टेड में फ़ोन आया मेरे पास कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं। बोले ऐसे तो होते रहते हैं, कुछ नहीं, क्या है। तो बात हो गई, चले हम जबलपुर चले गए, होली थी तो हम घर चले गए। फिर फ़ोन आया एक दिन कि वो आपका ना सिलेक्शन हो गया। तो मेरा फ़ोन गिर गया हाथ से। अच्छा। मैं नहीं किया होगा, मैंने गलत नंबर तो नहीं लगा दिया उसने। मैंने नहीं, क्या बोला आपने? कहता वो आपको कैडबरी का जो ऑडिशन दिया तो उसमें आप फाइनल हो गए हैं और कितने पैसे चाहिए आपको, मतलब कितना बजट क्या है करते हैं। मैंने बोला दे दो, पैसे दो आप। तो ऐसे ही कुछ अमाउंट बोला। बोलते इतने कम मत मांग, ज़्यादा मांग। वो मेरे को कश्मीर से बोला है, बोला इतने कम मत मांग, उसको कुछ ज़्यादा बोल दे। बोला इसने बोला है। मैं ठीक है, तो हाँ मैंने उतने दे दो, उसमें क्या है, अपन को कौन सी कम, मतलब वो है, ठीक है। उतने पैसे मिल गए मैंने जितने बोले। अच्छा, तो आपको लगा नहीं कि कम बोल दिया दोबारा? हाँ, बाद में पता चला, वो झगड़ा होने के बाद ही पता चला मैं ये भी बोल सकता था। वो वाली फीलिंग आई। तो फिर वो पहला ऐड हो गया। तो कभी कभी क्या होता कि माँ सरस्वती आपकी ज़बान पे बैठ जाती है। तो जब वो ऐड हुआ तो मेरे जो डायरेक्टर थे उन्होंने बोला, पहले ऐड जब पहला शूट हो रहा था तो बोले कि राणा दुआ करो कि इसके 10 ऐड बने। तो मैंने बोला सर 10 क्यों, 50 बने, उसमें क्या है। हाँ। बोलते बस तेरी बात लग जाएगी। और यकीन मानो उस दिन माँ सरस्वती, अगर मैं उस दिन मतलब मैं ये बोल देता कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना है तो भी शायद मैं बन जाता। तो वो बात मैंने कह दी और उसके तकरीबन कुछ नहीं तो 200 ऐड किए मैंने भाई साहब। और मतलब डिजिटल, मतलब जो टीवी पे आया TVC वो अलग, उसके इवेंट्स और सब कुछ मिला के वो टोटल ऐसा करेंगे तो 200 के आसपास वो ऐड है। तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मांगता हूँ कि उन 3 लोगों में वो बीच वाला गायब हुआ, हम 2 बच गए। ये भी एक वो है कि मैं ही क्यों, वो भी तो हो सकता था। एवरीथिंग इज रिटन बेसिकली। वही और ये कि किस्मत ने मुझे वहाँ घुमा के 3 दिन में वो लेके आ गया वहाँ पे, ये भी बड़ी बात है कि है। लेकिन ये भी उसमें डेडिकेशन है कि मैं रोज जाके अपनी मेहनत से कि हाँ नहीं मुझे जाना तो है वहाँ। वो हुआ और वो ऐड मिला मुझे। ये जर्नी थी कैडबरी 5 स्टार की, तो यही चीज़ है। तो कैडबरी 5 स्टार बहुत फेमस ऐड हमारे सामने, तो चर्चा करेंगे। तो भैया मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा मॉनसून अच्छा है, बारिश आ रही है, तो हम भीगेंगे नहीं। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बालकनी में चले, या थोड़ा मौसम अच्छा था तो वो हाँ। तो तेरे को चाय पीनी होगी। मिल जाती तो अच्छा होता। चाय पीनी तेरे को? हाँ बना फिर। मेरे लिए कॉफ़ी में चाय नहीं पीता मैं। ठीक है, फिर तू समोसे भी मांगेगा। हाँ भैया ले आ भाई समोसे। फ्रेम में पहले दिखाऊंगा क्यों? बस क्या बात है, क्या फील है यार, मतलब समझ रहे हो आप, सेलिब्रिटी घर जाके ना, मतलब समझ रहे हो ऐसा आता है, मतलब तो आप आवाज होता है। हो गया। और उसको भूख लग रही है, वो ऊपर पीछे ना ऐसे कैसे करे जा रहा है। आए खाओ मीरा रोड के लजीज मसालेदार समोसे, खाइए और खो जाइए। काम की बात, बहुत बोलता है। काम की बात, एंकर होने पे मैं जानता हूँ आपके बारे में, ऑडियंस जो जानती है वो जानती है, जो नहीं जानती है कितने कितने प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, कितने कितने प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं और किन पे काम चल रहा है। फिल्म की है थोड़ी सी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े रोल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी ये है कि कहीं ना कहीं तो शुरू करना था ना। कि आते साथ ही ऐसा नहीं कि साइन कर दिया कि बड़ी फिल्म मिल गई। छोटी छोटी काम की है मैंने। FTI की एक फ़िल्म की है, शॉर्ट फिल्म, जो डिप्लोमा फिल्म होती है। फिर यहाँ आने के बाद मैंने पीपली लाइफ फिल्म की है, बहुत बड़ी फिल्म की है। राउडी राठौर फिल्म की है मैंने। हैप्पी भाग जाएगी, क्रिश 3, अच्छा। वो 3 एक फिल्म आई थी वो की है। और ज़ीरो की है, अतरंगी रे की है। मुंबई मतलब सपनों का शहर है, और यहाँ पर सपने खुली आंखों से देखे जाते हैं। बेसिकली अब एक्टिंग के लिए आए थे, तो एक्टिंग ही मतलब सही जा रहा है। एक बात अच्छी है कि मुंबई तय करती है कि आपको क्या करना है। ओके। आप तय करके मत क्या कि आपको क्या करना है। तो मेरे साथ ये रहा कि मैं जो तय करके आया था मैं वही तय, मतलब वही कर रहा हूँ कि मुझे एक्टिंग करनी, तो मैं एक्टिंग करने ही आया हूँ और एक्टिंग ही कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि बम्बई ने मुझे इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये
जो करने आया था उसको वही करने मिल रहा है यहाँ पे। नहीं तो लोग यहाँ पे मजबूरी में कुछ दूसरी चीज़ें भी करने लगते हैं, जो सर्वाइव करने के लिए इंसान को करना पड़ता है। कि पहले पेट होता है कि भाई चलो correct. हाँ, कि किसी तरह से किसी डॉक्टर ने, तो ये प्रोफेशन ऐसे किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि आपको ये काम करना है। तो कुछ चीज़ें तय करनी होती हैं कि बम्बई तय कर देती है कि सुनो आपको ये काम करना है, आप इस लायक नहीं हो सकता है आपको ये काम करना है, तो इसके रास्ते से होते हुए आपको वहाँ जाना। मतलब डेस्टिनेशन आपकी एक ही है लेकिन रास्ते अलग अलग बन जाते हैं। एग्जैक्टली। जैसे कि आप इतने साल आपको हो गए मुंबई में, और कितना मुश्किल है, मतलब जैसे कि आप आए तो आपका एक अलग स्ट्रगल रहा होगा, मेरा एक अलग है, जो लोग आने वाले हैं उनका अलग स्ट्रगल है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि कैसे सरवाइव किया, क्या मतलब कैसा रहा आपका सफ़र, बेसिकली सरवाइव कैसे? हाँ, सरवाइव का ये है कि सबसे पहले तो ये है कि आपके पास थोड़ा सा बैकअप होना चाहिए घर वालों से, ऐसा कि वो पैसे भेज सकें उस तरह से, क्योंकि हमारे घर वालों ने कभी नहीं भेजा है। हम लोग तो ऐसा माँ कसम खा के आए थे, है ना। तो माँ कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आइए, अपना वक्त दीजिए, आप टैलेंटेड हैं तो बम्बई आपको बाहें पसार के आपको गले लगाएगी। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन यह है कि हुई है वही जो राम रची राखा, कि जो कुछ लिखा है वो मिलना है आपको, चाहे तय है चाहे कुछ भी हो जाए। अपने भाग्य पे भरोसा करिए और अपने आप पे भरोसा करिए। और इन सारी चीज़ों में यह है कि आपके अंदर क्या चीज़ है, ये चीज़ को निखारने के लिए उसको वक्त जो आपने दिया है, आपके पास है कि आप वो कर सकते हैं, तो बम्बई आपको एक्सेप्ट कर लेगा। किसी तरह का कोई दुनिया में किसी तरह का कोई स्ट्रगल नहीं है। बस ये है आप जो आप कर रहे हैं उस चीज़ को एंजॉय करें। बस कि आप जो करते हैं कि मेरे लिए हाँ ये चीज़ मेरे इच्छा की चीज़ है, मैं इसको कर रहा हूँ और आगे जाके ये काम आएगी, मेरे काम आएगी, मैं उसको आगे बढ़ाऊँगा इस तरह से। तो बस यही है कि अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा रखें, दूसरे के ऊपर उम्मीद ना रखें। कि जो दूसरों पर आश्रित हैं वो दुखी हैं, जो स्व आश्रित हैं वो सुखी हैं। वाह, क्या मस्त समोसे थे। लेकिन समोसे से गैस बनती है। हाँ, जैसे गैस में समोसे बनते हैं, ऐसे समोसे से गैस बनती है। हाँ। थिएटर करना कितना मुश्किल है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि यार मैं मीडिया करता हूँ तो मैं थिएटर नहीं कर पाता हूँ, मैं थिएटर करता हूँ तो मैं कैमरा नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आप दोनों चीज़ें मैनेज करके चल रहे हो, तो कैसे हो जाता है वो, मतलब वो कि आपको थिएटर नीड्स कमिटमेंट एंड कैमरा ऑल्सो नीड कमिटमेंट, तो आप कैसे करते हो वो थिएटर, कैसे मैनेज करते हो? सीधी बात है, आपके पास ज़्यादा काम नहीं होता तो आप थिएटर कर लेते हो। जब है ना, और जब थिएटर आप नहीं करते हो तो मीडिया कर रहे होते हो। तो दोनों का ये है, थोड़ा सा ये है कि अंदर से इच्छा भी होती है ना कि नहीं यार थिएटर कर लेना चाहिए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं से थोड़ा सा वक्त चुरा के मैं कर लेता हूँ। हालांकि इतना बिजी नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद खुद को पॉलिश करने के लिए, अपने पॉलिश करने के लिए तो है ही। देखो तो ये सेल्फ स्टडी है, बिल्कुल जितनी भी करोगे उतना कम है इसमें ये है। तो मैं तो इसी तरह से दोनों कमिटमेंट को मतलब कर लेता हूँ कि ज़्यादा काम वहाँ नहीं है तो यहाँ कर लिया, अगर यहाँ है तो वहाँ कर लिया, तो दोनों को कमिटमेंट चल जाता है, कर लेते हैं। जबलपुर में इतना थिएटर किया, मुंबई में थिएटर चल रहा है, तो एक नाम आया हबीब तनवीर। बहुत बड़े हबीब तनवीर साहब का इतना बड़ा नाम है, सब लोग जानते हैं, थिएटर पर्सनालिटी जानती है। तो उनके साथ आपके काफ़ी ताल्लुकात रहे हैं आपसे, आप उनके साथ थिएटर किया आपने, तो वो एक थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि उनके बारे में आपका क्या कनेक्शन था, कैसा रहा उनके साथ सफ़र आपका? हाँ, उनके साथ सफ़र बहुत अच्छा रहा, ज़्यादा नहीं लेकिन 4-5 साल जो रहा हूँ मैं, तो मेरे थिएटर को सीखने के जो गोल्डन पीरियड था वो हबीब साहब के यहाँ। अच्छा। क्योंकि हबीब साहब के जो एक्टर्स थे, मुझे नहीं लगता दुनिया में उनसे अच्छे एक्टर कहीं मिल पाएंगे इस तरह से, कि जितना मैंने देखा है। और भी कि तमाम मतलब ऐसे कलाकार के जब वो स्टेज पे जाते थे सहज, और जैसे ही वो आम जिंदगी में रहते थे तो और सहज, सब तरह की चीज़ें, अच्छा खाना बनाते थे, अच्छी बातें करते थे, अच्छी एक्टिंग करते थे। मतलब क्या नहीं था उन एक्टरों में यार। मतलब मैं तो एक एक्टर से इतनी चीज़ें सीखी है मैंने कि वो मतलब मैं अगर सबकी अगर एक चीज़ भी अप्लाई करूँगा ना तो मेरी दुकानदारी कुछ नहीं तो 50 साल और चल सकती है, ऐसा है। तो मैंने राणा भैया के साथ एक प्ले किया था जो भैया ने लिखा था, और हबीब साहब की एनिवर्सरी पे, हाँ, अभी 1 सितंबर को हबीब साहब 100 साल के। हाँ, तो उन पे भैया ने लिखा था कि
कुछ बातें कुछ गीत शौक-ए हबीब, तो उसमें भैया ने हबीब साहब का कैरेक्टर प्ले किया, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सर थोड़ा सा। ये है कि वो तो हमेशा ऐसे पाइप लिए रहते थे, और ये है तो अब तुम ही मुझसे कोई सवाल कर रहे हो तो कोई सवाल करो मुझसे। जैसे आप हबीब साहब है, हबीब तनवीर, और मैं हूँ फॉर सपोज मैं संदीप ही हूँ, मतलब कि हबीब साहब वो थोड़ा एक्टिंग में मैं थोड़ा और सीखना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक्टिंग में क्या सीखना चाहते हो तुम? एक्टिंग ही सीखना चाहता हूँ। एक्टिंग सिखाई नहीं जाती है, मैं तुम्हें एक्टिंग नहीं सिखा पाऊंगा, मेरी एज उतनी नहीं रही है। तुमको आना हो तो मेरे थिएटर में आओ, बैठो और देखते हैं तुम्हारे कूल्हे कितने देर तक मेरे थिएटर में टिक सकते हैं, फिर उसके बाद तय करेंगे, ठीक है? भाग जाओ अभी यहाँ से। ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे किसी ने किसी से पूछा वो हबीब साहब के यहाँ कोई एक एक्टर आए, हाँ। बोलता कि सर मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। हाँ, तो हबीब साहब बोले आइए जुड़िए। तो मतलब दास्तान कोई आपका बहुत फेमस प्ले है, हाँ। उसका कुछ चंद लाइन सुना दीजिए। हाँ, तो दास्तान गोई का कुछ मैं सुना सकता हूँ उसे कि हाज़रीन, जो जानता है वो जानता है, और जो नहीं जानता वो जान ले कि दास्तान कोई नाम है उस फन का जिसमें दास्तानें बयान की जाती हैं, सुनाई जाती हैं। दास्तान वो जो कई कई दिनों तक चलें, कई हफ्तों और महीनों तक चलें, उनको कहते हैं दास्तान गोई। तो कहानियाँ तो बहुत सी सुनाई गई, लेकिन इन सब में ज़्यादा मशहूर हुई अमीर हमज़ा की दास्तान। अमीर हमज़ा की दास्तान जो है बोस्निया से लेके अल्जाज़ियार तक, मराकश से लेके इंडोनेशिया तक, इन दास्तानों को जब पूरा तक यहाँ फैल गई, जब वो हिंदुस्तान में आई तो यहाँ के हिंदुस्तान के दास्तान को उन्होंने उसको इतना फैलाया कि वो 46,000 जिल्दों में हो गई। तो जब तिलिस्मी के बादशाह अफरासियाब को पता चला कि महताब जादू का कत्ल हो चुका है, तो वो मारे गुस्से के थर थर काँपने लगा। अब हाल अफरासियाब का सुनिए कि उसकी अमलदारी में 60,000 मुल्क जादूगर और जादूगरनियों के आबाद हैं, कि बादशाह उन मुल्कों के सब अफरासियाब के मुतियों में इनकाद है, और उसके बनवाए हुए तिलिस्म होशरुबा में 3 हिस्से और मकाम है। तो ऐसा है तिलिस्म अफरासियाब। भाई यूनिवर्स पे आप बिलीव करते हो? हाँ, कितना? जितना यूनिवर्स है। ओके, आपके लिए सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? दुनिया में जो भी हंस रहा है मुझे सबसे खूबसूरत लगता है। अच्छा, दुनिया में सबसे खूबसूरत वो है जो हंस रहा है, जो मुस्कुरा रहा है। किस तरह के आप किरदार करना पसंद करेंगे? एक एक्टर हूँ, मेरे को जो चाहो बना दो। मैं हर निर्देशक के पास उस तरह से जाता हूँ कि भाई ये किया है, ये राणा खड़ा है, अब आप बताओ क्या करना है। कोशिश करूँगा जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा करने की कोशिश करूँगा। कि क्या क़यामत है, क्या मुसीबत है, कह नहीं सकते किसका अरमां है। कि क्या चाहिए हमें यही नहीं पता है ना अंदर से। चाहिए क्या है वो तो अभी पता ही नहीं चला चाहिए क्या है। ये कि ऐसा हो जाऊं, लेकिन क्या इससे बड़ा हो पाऊंगा? नहीं, फिर ये हो जाऊं कि इसके बड़ा हो जाऊं? नहीं, फिर जैसा तू है वैसे ही रहे। हो सकता है इसी में तू कुछ अलग हो जाए, सबसे बिरला हो जाए, सबसे बिल्कुल डिफरेंट हो जाए। इसी में हम दूसरों को देख के ऐसा क्यों सोचते हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते कि आप जो है दुनिया में सबसे अलग है, ईश्वर ने आपको बिल्कुल अलग ही बनाया है। कोई बोलता है कि तू उसके जैसे दिखता है, लेकिन है नहीं है तो वो रियल ही ना जो वो खुद वही। तो इसीलिए तू बिल्कुल अलग है, और जब तू अलग है तो ईश्वर ने तेरे को कुछ समझ के बनाया। यार राणा को ऐसे ही बनाना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल अलग दिखाई दे। मैं नहीं चाहता कि इसके डुप्लीकेट्स या वो किसी का डुप्लीकेट हो जाए ऐसा करके, तो मैंने राणा को बिल्कुल अलग बनाया है। अब इसमें जो जितना खेल जाए, खिला दे या खिलखिला के हंस दे या हंसा दे, बस ये है। इसी के साथ मतलब जैसे कि अब रात भी हो गई है और बहुत सारी बातें भी हो गई हमारी, तो मैं इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं मतलब लाइक मैं विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर, और मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ कि आप ऐसे जो चाहते हैं आपको मिले, आप करें, और हमेशा आपका और मेरा साथ ऐसे वही बरकरार रहे, ताकि मैं आपकी छत्र छाया बड़े भैया आपको हमेशा बोल सकूं और हमारा ऐसा रिश्ता हमेशा कायम रहे। और थैंक यू भैया फॉर कमिंग टू आवर इंटरव्यू, फॉर इनवाइटिंग यू, फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सो मच।
तो आप संदीप को देखिए, इसके चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसकी वीडियोस देखिए। ये बहुत टैलेंटेड है, अंदर बहुत भरा है इसके, तो उसको बाहर निकालिए और बस एंजॉय करिए, इसके वीडियोस देखिए। थैंक यू सो मच। थोड़ा पीछे से लेना, समझ रहे वहां तो अपना वो थंबनेल मिल जाएगा। ऐसा ऐसे वाला, ठीक है। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू संदीप कलाकार एंड प्लीज फॉलो राणा प्रताप सिंगर, राइट? Yes. मतलब इंस्टा पे Insta पे, प्लीज फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और आप जानते हैं यार, मतलब देखो यार। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड हमें निकलना है। तो मैं निकल, भैया छोड़ के आएंगे अपने गाड़ी। ए, कट क्या? ट्रेन से जा। ओके कट।